रेंट और बाई, घर खरीदें या किराए पे रहें, इसके जितने भी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं वो आर्गुमेंट उतने ही पुराने हैं जितना कि रियल एस्टेट का बिजनेस। आपका फाइनेंशियल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ना कि नेबरहुड गॉसिप या सोशल कंडीशनिंग के आधार पर होना चाहिए। जो लोग घर नहीं खरीदकर फाइनेंशियल वेल्थ बना रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट को बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि वो अभी घर खरीदने की हालत में नहीं है लाइफ में, तो वो नहीं खरीदते हैं। लेकिन एक डार्क रियलिटी है कि आप ऑब्सेस्ड होते हैं सोशल एक्सेप्टेंस से, और वही आपको अक्सर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रास्ते का रोड़ा भी बनता है। यह सोसाइटी की कंडीशनिंग और आपका एक कल्चरल एक्सेप्टेंस आपके इमरजेंसी में कभी काम नहीं आएगा, चाहे आपकी जॉब लॉस हो या मेडिकल इमरजेंसी हो। स्टेबिलिटी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ही आता है, और उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास लिक्विड मनी रहे। जो लोग मनी वाइज होते हैं वो डिफरेंस समझते हैं असेट और लायबिलिटी का। आर्गुमेंट नंबर 3, विल समवन लिव ऑन रेंट फॉर एवर? क्या जिंदगी भर आप मैं रेंट पर रहूं? रियलिटी चेक, नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जिंदगी भर रेंट पे रहें, लेकिन होम बाइंग आपके लिए तब तक नहीं है जब तक आपने कुछ नेटवर्थ अपना नहीं बना लिया है। एक बार नेटवर्थ बनाने के बाद आप उसको लेवरेज करके घर खरीद सकते हैं। होम ओनरशिप हमेशा लिवरेजिंग से होनी चाहिए, क्योंकि होम लोन सबसे चीपेस्ट लोन अवेलेबल इन द मार्केट है। तो अगर आपका एक नेटवर्थ है और आप उसको लेवरेज कहीं और कर रहे हैं और इधर आप लो रेट पे बोरो कर रहे हैं, तब तो वो लीवरेज है, नहीं तो ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आपके पास लिक्विड कैपिटल है जिससे आप 14% 18% अर्न कर रहे हैं और आप बोरो कर रहे हैं वही अमाउंट घर खरीदने के लिए 8 से 9% के रेट पे, तब तो आपके फेवर में आर्बिट्राज है, तब तो आप मनी वाइज हैं। ये पूरा का पूरा जो गेम है वो लिवरेज और लायबिलिटी का है, और ज्यादातर केसेस में इंडिया के टॉप शहरों में घर जो है वो असेट नहीं है, ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि लोग ओवर स्ट्रेच होकर लोन पे घर खरीद रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस देश में 98% यंग इंडियंस जो हैं वो जो बोरो करके घर खरीदते हैं उनके पास कोई कंटिंजेंसी प्लान नहीं होता है, कोई दूसरा असेट उनके पोर्टफोलियो में नहीं होता है। वो एक पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जीते हैं। अब घर जो है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका असेट क्वालिटी नहीं है। अचानक आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, आपने घर खरीदा, अगले 3-4 साल में कोई इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, क्या आप उस घर को बेचकर अपना वो डिस्ट्रेस में अपनी कंटिंजेंसी पूरा कर सकते हैं? बैंक शुरू के कुछ सालों में आपसे प्रिंसिपल नहीं इंटरेस्ट कंपोनेंट ले रहा है। उसके अलावा रियल एस्टेट का एंट्री और एग्जिट लोड जो होता है किसी भी दूसरे असेट क्लास से ज्यादा होता है। तो आप घर खरीदकर कई सालों के लिए बंध जाते हैं, और उसकी वो असेट क्वालिटी भी नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उस घर को बेचकर वो इमरजेंसी में अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा कर सकें। एक और यहां पर सवाल उठता है, आइडियल असेट एलोकेशन क्या है? देखिए, वन साइज फिट्स ऑल फाइनेंस में आंसर नहीं होता है। ये पर्सनल फाइनेंस को इसीलिए पर्सनल कहा गया है। लेकिन मैच्योर्ड फाइनेंशियल मार्केट्स में, जैसे अगर आप यूएस में, यूके में देखें, लोग अपनी पूरी नेटवर्थ का 1/3 से ज्यादा अपने प्राइमरी हाउस पे जिसमें वो रहते हैं वहां इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब इंडिया की कहानी देखिए, इंडिया की कहानी ये है कि यहां पे इन जनरल मेजॉरिटी असेट एलोकेशन जो है वो घर के साथ होता है। 20% आपको गोल्ड में जरूर रखना चाहिए, 40% फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रखना चाहिए, और इंडिया में भी 40% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए रियल एस्टेट में। लेकिन यहां पे अगर हम उस बेंचमार्क पे जाएंगे तो कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी 80 लाख से कम में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कहा गया है इंडिया में कि आपको कम से कम 2 करोड़ का नेटवर्थ बनाने के बाद घर खरीदने का सोचना चाहिए। एक बार आपके पास वो कॉर्पस बन गया, आप अब उस पैसे को लेवरेज करें, आप उससे अपने फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाएं, और तब आप घर खरीदने की हालत में आएंगे। एक और एस्पेक्ट है जहां पर जिस पर बात करनी जरूरी है। एक एवरेज इंडियन सैलरीड क्लास के लिए 2 करोड़ का नेटवर्थ पहुंचने में नॉर्मली 40-45 साल की उम्र पे आप आ जाते हैं, राइट? उस समय तक
40-45 की उम्र तक आप जब घर खरीदने जाएंगे, आप मोर और लेस फाइनेंशियल स्टेबल होंगे। आपको क्लैरिटी होगा कि आपका फ्यूचर कहां है, किस शहर में रहना है, बच्चों की पढ़ाई कहां पे होनी है। ये सारी चीजें आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से लेकर के फ्यूचर लिविंग तक सब तय कर देता है। तब आप एक घर खरीदने के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियली भी आपका एक बैंडविड्थ होता है और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे किसी ने नहीं कहा घर मत खरीदना, सिर्फ यह कहा जाता है कि घर खरीदने में जल्दीबाजी मत करना, जिसको लोग कह देते हैं क्या हम पूरी जिंदगी लाइफ लॉन्ग रेंट पे रहेंगे। यह बिल्डर की भाषा है, यह ब्रोकर की भाषा है, यह बैंक की भाषा है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। आर्गुमेंट नंबर 4, रेंट हर साल 10% बढ़ जाता है। रियलिटी चेक। यह स्टेटमेंट कि रेंट हर साल 10% बढ़ जाता है, यह एक ऐसा परसेप्शन बायस है कि जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने माइंड अपना मेकअप कर लिया है, वो इस स्टेटमेंट को देंगे ताकि एक उनको सोशल अप्रूवल मिले कि बात तो सही कह रहे हो। ग्राउंड रियलिटी यह है कि हर मार्केट में रेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट में रेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट है और वो डिपेंड करता है नेबरहुड, जॉब कैचमेंट एरिया पे, वहां के बेज ग्रोथ पे, रेंट टू ईएमआई रेशियो पे, मार्केट में नए सप्लाई जो आ रहे हैं उस पे, और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर्स पे। रेंट 10% इंक्रीज करता है, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। एक प्लेटो पॉइंट पे पहुंचने के बाद किसी भी मार्केट में रेंटल ग्रोथ भी रुक जाता है और फिर कई सालों तक उसी पे रेंटल ग्रोथ पे रहता है। रेंटल रिटर्न्स की भी बात करें, इंडिया में रेंटल रिटर्न्स किसी भी मार्केट में 2.5 से 3% के बीच में है, लेकिन होम बोरोइंग जो है वो हमेशा 8 से 9% के रेंज में रहता है। हम लोग दुबई के जैसा मार्केट नहीं है जहां आप अगर बोरो करने की हालत में हैं, जहां की इकोनॉमी में अगर आप बोरो कर रहे हैं तो आप 2 से 3% पे बोरो कर लेंगे और आपका रेंटल रिटर्न 8 से 9% आएगा। वहां पर कॉस्ट आर्बिट्राज आपके फेवर में चला जाएगा। वहां पे घर खरीदना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बिल्कुल खरीद लेना चाहिए, लेकिन इंडिया में वो सच्चाई नहीं है। इंडिया की क्रिटिकल फैक्टर तो यह है कि अगर आप ईएमआई और रेंट के बीच का डिफरेंशियल अमाउंट को वाइजली इन्वेस्ट कर दें, अपने 20 से इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप इस पोजीशन में होंगे कि आप वही घर 40 साल की उम्र में बिना किसी लोन के खरीद सकते हैं और वो आपको फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल भी रखता है, कैश रिच भी रखता है। अगर कोई जरूरत आ पड़ी, कोई इमरजेंसी हो गई तो आपके पास कैश होता है। आर्गुमेंट नंबर 5, वाई शुड आई मेक माई लैंडलॉर्ड रिच विथ माई रेंट। मैं किसी और को अमीर क्यों बनाऊं रेंट देकर। इस लॉजिक से तो आप रेस्टोरेंट ओनर को भी रिच बनाते हैं जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। क्या आप मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर ओनर को या फिल्म मेकर को अमीर बनाने जाते हैं। इस फ्लॉड लॉजिक के तहत जब भी आप एक भी पैसा खर्च करते हैं आप किसी और को अमीर बना रहे हैं। यह लॉजिक का मेरिट कि लैंडलॉर्ड को मैं अमीर बना रहा हूं वहां पे सही बैठता है जहां की ईएमआई रेंट से कम हो। रेंट और ईएमआई इक्वल हो तब भी समझ में आता है, लेकिन इंडिया में ईएमआई जो है वो रेंट का ट्वाइस, डबल या ट्रिपल होता है ज्यादातर केसेस में। ईएमआई आप 3 गुना पे करते हैं, तो गैप जो है इंडिया में हाईएस्ट है, वर्ल्ड में हाईएस्ट गैप ईएमआई और रेंट का इंडिया में है, कम से कम 500 बेसिस पॉइंट या 5%। हमारा जो थोड़ा पैरेलल है वो चाइना है, जहां की रेंटल और बोरिंग कॉस्ट के बीच का गैप तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट या 3% का है। आर्गुमेंट नंबर 6, अपने रेंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा रहा हूं मैं तो घर खरीदकर। रियलिटी चेक, क्या आपने कैलकुलेट किया है कि डिफरेंस अमाउंट रेंट और ईएमआई का क्या बन रहा है। ऑलमोस्ट इंडिया के सारे मेजर सिटीज में कोई भी डिसेंट 2 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ से कम में नहीं है, राइट। और 1 करोड़ में आपको अगर लोन लेना है और तो 25,000 के घर रेंट पे आप उसी घर में रह सकते हैं। अगर आपने 80% लोन ले लिया 1 करोड़ के घर पे तो आपका ईएमआई अगर मैं 8.5% से भी कैलकुलेट करूं तो रफली 70,000 रुपए के आसपास बनता है।
70,000 का ईएमआई और 25,000 का रेंट, डिफरेंशियल अमाउंट है 45,000 रुपया। और ये सिर्फ ये ईएमआई आपको रेंट और ईएमआई के गैप के सेंस में आप सिर्फ नहीं देख रहे हैं, इनिशियल डाउन पेमेंट भी 20% जो आप कर रहे हैं, प्लस 5% आप जीएसटी दे रहे हैं, प्लस 7% आप स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपका नेट आउटफ्लो 32 लाख का तो अपफ्रंट चला गया। यही पैसा अगर आप वाइजली इन्वेस्ट कर दें और कंपाउंड होने दें, ये 32 लाख रुपए इन्वेस्टेड हों अगर अगले 20 सालों के लिए एट एन एवरेज, मैं कहता हूं 12% के रेट पे भी, तो आपको ये चलकर 3 करोड़ 8 लाख रुपए दे रहा है। अगर 14% के रेट पे कंपाउंड होता है तो ये 4 करोड़ 40 लाख के आसपास का आपको अमाउंट देता है। ये तो थोड़े से मैंने सिर्फ आपके डाउन पेमेंट का कैलकुलेशन किया है। अगर आप इसमें डिफरेंशियल अमाउंट जोड़ दें, रेंट और ईएमआई का जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसको भी इन्वेस्ट करें, जो कि 30,000 के आसपास यहां पर बन रहा है, तो आप देखिए ये जो रेंट और ईएमआई का गैप है, ये गैप आगे चलकर अगर यही पैसा आप एसआईपी ही करते रहें, 12% के रेट पे ही करते रहें, तो ये पैसा आपको आगे चलकर 2 करोड़ 75 लाख से ऊपर दे रहा है। अगर ये 14% पे ग्रो करता है, 3 करोड़ 52 लाख से ऊपर दे रहा है। ये तो मैंने एडिशनल एक्सपेंसेज और ओनरशिप वगैरह की बात की है। एक बार आप घर में मूव इन करते हैं, एक मूव इन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, एनुअल स्पेंड भी उसका होता है, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस टैक्स और तमाम तरह के अपग्रेडेशन जो आप बीच बीच में करते रहते हैं। हर कुछ साल के बाद आपको थोड़े से लगेगा पेंट वगैरह की जरूरत है, टेनेंट हैं तो आप लैंडलॉर्ड से करवाएंगे। सो कोई भी मेजर मेकओवर अगर आप घर में खुद का घर है तो करते हैं तो लॉस में वो अलग है। पूरा का पूरा आर्गुमेंट कि घर खरीदना चाहिए, रेंट पे नहीं रहना चाहिए, ये सारे आर्गुमेंट फ्लॉड हैं और फिर भी सोशली एक्सेप्टेबल हैं। वन साइज फिट्स ऑल आंसर आपको मार्केट दे रहा है, क्योंकि मार्केट का उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप अपना फाइनेंशियल बैंडविड्थ देखें, आप अपने लाइफ में सर्कमस्टांसेस को देखें और उसके बाद तय करें। मेरा बताने का आइडिया सिर्फ यह है कि आपको तब तक घर नहीं खरीदना चाहिए जब तक आप फाइनेंशियली तैयार नहीं हैं। सवाल उठता है कि कब आप तैयार होंगे? क्या आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस